हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक चल रहा है स्टडी में, भारतीय भूगोल में, वह बंदरगाह चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूं, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके 6 बंदरगाह हैं, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं एक छोटा सा इसका जो फर्स्ट वीडियो है बंदरगाह का, उसको थोड़ा रिवीजन कराऊंगा, उसे आप देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इस बीच में दोस्त आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा अपना तो तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा भाई हूं मैं, मित्र हूं। प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एक साधारण विद्यार्थी तक पहुंच सके और वह भी अपनी परीक्षा प्राप्त अच्छा परीक्षा स्कोर बहुत अच्छा कर सके। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। हम 13 बड़े बंदरगाह में लगभग 6 बंदरगाहों का अध्ययन कर चुके थे। आज जो हम करेंगे वह जो बंगाली खाड़ी की तरफ बंदरगाह हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं छोटा सा रिवीजन करा देता हूं आपको, जैसे छोटे बंदरगाहों के बारे में। जैसे मांडवी एक बंदरगाह है, गुजरात राज्य में। यह तब मांडवी एक रिवर भी है, वो गोवा में है। मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर, ये जो बंदरगाह है ये गुजरात में है, मित्र, गुजरात में है। जबकि रत्नागिरी बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है, महाराष्ट्र में है। कारवार बंदरगाह कर्नाटक में है। इस पर काखरगोड, कनानूर, कोझिकोड, किवलोन और एलेप्पी, ये जो आपके सामने 5 बंदरगाह हैं, ये आपके केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ये आपके केरल राज्य में है। काखरगोड, कनानूर, कोझिकोड को मित्र कालीकट भी कहते हैं। जो ऐतिहासिक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं आया था। और ये आपका मालाबार तट है। इसके बाद आप देखेंगे छोटे बंदरगाह में ही खिड़की, नागापट्टनम, कराईकल, ये तीनों तमिलनाडु में हैं। और एन्नोर और मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। गोपालपुर अक्सर चर्चा में रहता है, जब भी चक्रवात आता है बंगाली खाड़ी से, इससे जरूर टकराता है, तो गोपालपुर छोटा बंदरगाह है, हमेशा चर्चा में रहता है, उड़ीसा राज्य में है। इस पर 13 बड़े बंदरगाह में हम अध्ययन करेंगे। कांडला गुजरात में है, मुंबई नेवासेवा महाराष्ट्र में है, मरमा गोवा राज्य में है, नीमोलर कर्नाटक में है, कोच्चि आपका केरल में है। इनकी क्या क्या विशेषता है ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, उस पर तूतीकोरिन बंगाली खाड़ी की तरफ का बंदरगाह है, चेन्नई बंगाली खाड़ी की तरफ बंदरगाह है, एन्नौर आपका बंगाली खाड़ी की तरफ का बंदरगाह। ये तीनों तमिलनाडु राज्य में है। ये कौन से? तीनों तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है, कलकत्ता और हल्दिया, मित्र कलकत्ता और हल्दिया लगभग एक ही बंदरगाह है। कलकत्ता और हल्दिया एक ही बंदरगाह है। यद्यपि में काफी थोड़ी दूरी है, लेकिन ये एक ही बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह है वह नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। जब जो हल्दिया बंदरगाह है वह समुद्र तटीय बंदरगाह है। मतलब जहां से ये नदी टर्न होती है, आगे गिरती है बंगाली खाड़ी में, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। और थोड़ा आगे चलकर नदी में आपका बंगाल जो कलकत्ता है उसका निर्माण किया गया है। तो ये दोनों एक ही बंदरगाह हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। तो आप हेडिंग बनाइए, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। 7वां था ये, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह के बारे में लिखिए मित्रा। कलकत्ता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। पहला पॉइंट क्या है? कलकत्ता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। कैसा है? नदी बंदरगाह है। जैसे कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, इसी तरीके से यह भी एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। मित्र पूछा जाता है
कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है। अगर आप का ऑप्शन में कांडला बंदरगाह न दिया हो और कलकत्ता बंदरगाह दिया गया हो तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कलकत्ता बंदरगाह। तो इसे आप याद रखिए, ज्वारी बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह का जो पोताश्रय है, मतलब जहां पर आकर के जहाज काफी इकट्ठे होते हैं, ठहरते हैं, जहां से माल उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, उस स्थान को पोताश्रय कहते हैं। तो कलकत्ता बंदरगाह का जो पोताश्रय है वो डायमंड हार्बर है। कौन सा है, डायमंड हार्बर। कलकत्ता का पोताश्रय डायमंड हार्बर है। क्या मित्र, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर है, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूं मैं। आगे देखिए, कलकत्ता से हल्दिया की दूरी, हल्दिया की दूरी 105 किलोमीटर है। कितनी है, 105 किलोमीटर है। कलकत्ता से हल्दिया की दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर है। मित्र ये दोनों बता चुका हूं कि ये दोनों एक ही बंदरगाह है। कैसे, एक ही बंदरगाह है। इसका लिखिए, हल्दिया बंदरगाह इसी में तटी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, तटी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, तटी बंदरगाह है। इसके साथ साथ और लिखिए, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। नोट कर लीजिए इसको। अगला बंदरगाह लिखिए मित्र, पारादीप बंदरगाह। अगला बंदरगाह लिखिए, पारादीप बंदरगाह। 6, 7, 8वां लिखिए, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह मित्र, ये आपका जो उड़ीसा राज्य है के तट पर बंगाली खाड़ी का जो मुहाना है, बंगाली खाड़ी का तट है, वहां पर स्थित है। और यह बंदरगाह जो महानदी उड़ीसा में आकर के गिरती है, अपना मुहाना बनाती है, उसी मुहाने पर स्थित है। कैसा, अपने उसी मुहाने पर स्थित है। जैसे उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य का जो पूर्वी तट है, जहां बंगाली खाड़ी, वहां पर आकर के महानदी गिरती है और महानदी का जो मुहाना है वो काफी बड़ा है। तो ये बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, ये उसी मुहाने पर स्थित है। तो आप पहला पॉइंट लिखिए इसमें, यह उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यह महानदी के मुहाने पर स्थित है। कहां पर मित्र, महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद मित्र, ये जो बंदरगाह है, इसके पश्चिम साइड में छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड राज्य है, उड़ीसा है, जहां से लोहा बहुत अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। जहां से क्या होता है, लोहा और मैग्नीज अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। इसका जो निकाला हुआ लोहा इसी बंदरगाह पर ला करके जापान को निर्यात किया जाता है। कहां पर, जापान को निर्यात किया जाता है। तो आप लिखिएगा,
यहां से लोहा और मैग्नीज जापान को निर्यात किया जाता है। लिख लीजिए इसको। इसलिए यहां से लोहा और मैग्नीज जापान को निर्यात किया जाता है, इसलिए यह बंदरगाह एक निर्यात बंदरगाह है। कैसा है? यह निर्यात बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है मित्र? ये एक निर्यात बंदरगाह है, क्योंकि यहां से लोहा और मैग्नीज, क्योंकि मित्र ये जो बंदरगाह है वो ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो खनिजों की दृष्टि से, अयस्कों की दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण है, सर्वोच्च है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि ये बताइए निम्न में से कौन सा बंदरगाह खनिजों की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम है, तो इसका आंसर जो था पारादीप बंदरगाह था, क्योंकि यहां से अधिक मात्रा में जो अयस्क होते हैं वो निकाल करके बाहर भेज जाते हैं, जैसे लोहा और मैग्नीज के अयस्क, इसलिए इसे निर्यात बंदरगाह भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कांडला क्या है? आयात बंदरगाह है, और ये कैसा है? निर्यात बंदरगाह है। कांडला आपका आयात बंदरगाह बताया था मैंने, जबकि पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में, यह बंदरगाह आपका निर्यात मुखी बंदरगाह है। इसके बाद और लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, आप इसका नोट कर लीजिए। यह सबसे गहरा बंदरगाह है। यह सबसे गहरा बंदरगाह है, नोट कर लीजिए इसे। अगला देखिए, कलकत्ता हल्दिया बता दिया, पारादीप बता दिया, आए विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, हेडिंग बनाइए विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए नोट करिए इसमें, पहला पॉइंट क्या है कि यह आंध्र प्रदेश के तट पर है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर। तो आप पहला पॉइंट ये ले सकते हैं, यह आंध्र प्रदेश के तट पर है। कैसा है? आंध्र प्रदेश के तट पर है। यह बंदरगाह एक पहाड़ी है, जिसे डाल्फिन पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्फिन पहाड़ी कहते हैं। जैसे ये बंदरगाह है और इसी के पास में एक डाल्फिन पहाड़ी है, काफी ऊंची पहाड़ी है। इससे क्या होता है कि यह बंदरगाह जो मानसून होते हैं, मानसून होते हैं उनसे डाल्फिन पहाड़ी इसकी सुरक्षा करती है। तो आप देख सकते हैं डाल्फिन पहाड़ी, पहाड़ी द्वारा मानसून से सुरक्षित है। मतलब यह है कि जो जैसे पोत हुआ, बंदरगाह हुआ, उसके पास में इस तरह पहाड़ी है, इस तरीके से। तो जैसे ही मानसून आते हैं तो पहाड़ी में रोक लेती है, जिससे यहां पर कोई हलचल वगैरह नहीं होती, मानसून ज्यादा इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाते। तो ये डाल्फिन पहाड़ी द्वारा क्या है? सुरक्षित है। इसके बाद देखिए इसमें, इसके बाद अगली विशेषता यह है कि यहां पर जहाजों का निर्माण
जहाजों का निर्माण तथा मरम्मत की जाती है। क्या की जाती है? मरम्मत की जाती है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जहाजों का निर्माण किया जाता है और मरम्मत की जाती है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है मित्र एन्नोर बंदरगाह। अगला है एन्नोर। नोट करते जाइए मेरे साथ, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह पहली विशेषता, यह तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। इसका निर्माण मित्र किया गया है, वह चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है वह चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। जैसे आपका जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह का निर्माण किया गया है, वह सॉरी मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नेहवा सहवाल या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसी तरीके से चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसलिए यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। तो आप नोट कर सकते हैं, इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। इसलिए यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा? कृत्रिम बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। और यह बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है। कितना? चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो आप देख सकते हैं यह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है, उत्तर में है। आप देख सकते हैं यह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब नोट कर लीजिए इसमें, इसी बार इसी में लिखिए, यह बंदरगाह भारत का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कैसा है? यह भारत का पहला, देश का पहला कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। यह बंदरगाह देश का प्रथम, कैसा? प्रथम कंप्यूटराइजर तथा निगमित बंदरगाह है। इंपोर्टेंट फैक्ट है मित्र, से नोट कर लें आप। इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लें। अगला बंदरगाह नोट करिए, चेन्नई बंदरगाह। अगला आपका बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। अगला आपका क्या है? चेन्नई बंदरगाह। तो एन्नोर की तरह से यह भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। कैसा है? तमिलनाडु राज्य में है मित्र। और यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि पहले जब इसका निर्माण किया गया था उस समय
इसके चारों तरफ जो बंगाली खाड़ी का अवसाद है वो आके जमा हो जाता था। उसके बाद इस अवसाद को मशीनों द्वारा खोद करके बाहर निकाला गया और वहां पर एक सुरक्षित तरीके से पोतों को खड़ा करने के लिए व्यवस्था की गई। इसलिए यह कैसा बंदरगाह है? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह आप इसमें लिख सकते हैं, यह तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। दूसरी विशेषता, यह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद यह एक खुला सागरी बंदरगाह है। खुला सागरी बंदरगाह है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है मित्र इसमें, यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कैसा? यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। आपसे नोट कर लें। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं मित्र इसमें कि इसका जो सागरी तट था वो उसमें गाद जमा हो जाता था, उसे कृत्रिम तरीके से खोद करके व्यवस्था की गई है, इसलिए कृत्रिम बंदरगाह है। अपनी भाषा में से लिख सकते हैं। अगला है मित्र आपका तूतीकोरी बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह देखिए स्पष्ट हो रहा है कि यह भी तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मित्र 2011 में इसका नाम परिवर्तित करके चिदंबरनाथ पोर्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चिदंबरनाथ पोर्ट कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? चिदंबरनाथ पोर्ट कर दिया गया है। तो आपसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट 13 बंदरगाह। नेक्स्ट है आपका 13वां पोर्ट विलियर बंदरगाह। सबसे पहले मित्र पोर्ट विलियर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसकी राजधानी है। उसी के नाम पर इस बंदरगाह का नाम
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह रखा गया है। यह इसकी विशेषता सिर्फ इतनी है कि यह भारत का 13वां बंदरगाह है। कैसा है? 13वां बंदरगाह है। इसकी विशेषता खास नहीं है। इसे 2010 में इसे घोषित किया गया था। 2010 में इसे भारत का 13वां बंदरगाह घोषित किया गया था। आप इसे नोट कर लें। अब कुछ मित्र फैक्ट हैं, इनके बारे में बताऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप ये नोट कर लेंगे तो आपके लिए ये रामबाण और बिहारी लाल के जो दोहे हैं गागर में सागर भरने वाले, उसकी तरह साबित होंगे। तो देखिए, सबसे पहले कृत्रिम बंदरगाह इसमें कौन कौन से हैं वो दिखाता हूं मैं। पहला फैक्ट, कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम कौन कौन से हैं? सबसे पहले नेवा शेवा, सबसे पहले नेवा शेवा बंदरगाह है। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह है। कौन कौन से मित्र? नेवा शेवा, जिसे नेहरू बंदरगाह कहते हैं, इसे नेहरू बंदरगाह कहते हैं। दूसरा है आपका कृत्रिम बंदरगाह में एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। और तीसरा है चेन्नई बंदरगाह। ये भारत के कृत्रिम बंदरगाह है। कैसे हैं? कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है, आप इसे कर ले जाएंगे। कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं? नेवा शेवा, एन्नौर और चेन्नई। ये भारत के 3 कृत्रिम बंदरगाह है। 3 कृत्रिम बंदरगाह। शेष तो 10 बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद देखिए आप, अगला पॉइंट है चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या है? चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह के बारे में लिखिए, यह देश का प्रथम कंप्यूटराइजर एवं निगमित बंदरगाह है। कैसा है? एन्नौर देश का प्रथम कंप्यूटराइजर और निगमित बंदरगाह है। उसके बाद देखिए मित्र, कांडला, कांडला बंदरगाह। यह आयात बंदरगाह है। कैसा है? आयात बंदरगाह। नोट करते जाइए कैसा बंदरगाह है का? आयात बंदरगाह है। इसके बाद नेवा शेवा, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ये कैसा है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह। कैसा है? सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद पारादीप, ये निर्यात बंदरगाह है। कैसा है? निर्यात बंदरगाह। जैसे कांडला आयात है, इसी तरीके से पारादीप ये निर्यात बंदरगाह है।
इसे आप नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यदि आप एक दो बार इसका अध्ययन कर लेंगे तो मैं जानता हूं यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस प्री से लेकर के 4th क्लास तक। मित्र आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। और आपसे मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।